नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 1, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने से पहले इसके कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ों को जानना ज़रूरी है, तभी हम लोग सवालों को अच्छी प्रकार से बना सकेंगे। सबसे पहले हम लोग संख्या के विषय में समझते हैं। संख्या ये दो प्रकार की होती है, एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। संख्या के दो भाग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो दूसरा नंबर में काल्पनिक संख्या है, इसके विषय में क्लास 11 में बताया गया है। ठीक है, अभी हमें फ़िलहाल इसे नहीं जानना है। ठीक है, अब यहाँ है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के दो भेद होते हैं। क्या क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है और दूसरा अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके पहले कुछ और भी बेसिक चीज़ें हैं, पहले उसको जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक नंबर में है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, जिसे n से डिनोट किया जाता है। तो प्राकृतिक संख्या गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जब भी हम लोग गिनते हैं ना, तो 1 2 1 से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह डॉट डॉट ये बढ़ती जाएंगे, अनंत तक होंगी। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक हो तो वो प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट किया जाता है, क्योंकि इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। अब यहाँ दूसरा नंबर में देखिए यहाँ लिखा पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। ठीक है, जिसे W से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो जिस तरह से प्राकृतिक संख्या गिनती की सभी संख्या को कहा जाता है, तो इसमें भी वही है, गिनती की सभी संख्या को लिया गया है, लेकिन उसके साथ और जीरो को भी लिया गया, मतलब जीरो भी इसमें ऐड हो जाती है। तो हम यहाँ पर देखिए शॉर्ट में हम लिखे हैं होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या बराबर 0 + n मतलब नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। तो शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्या, देखिए 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्या होगी, तो शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होंगी। ठीक है, जैसे हम W बराबर 0 + नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब पूर्ण संख्या तो समझ गए, अब हम लोग पूर्णांक को समझते हैं। ठीक है, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है। ठीक है, इसे Z से सूचित किया जाता है। देखिए पूर्णांक जो वर्ड है ना, ये जेहलिन से लिया गया है। ठीक है, जर्मन भाषा का शब्द है जेहलिन से लिया गया, जिसे Z से सूचित किए करते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक में सभी देखिए यहाँ शून्य भी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 ये प्लस वाली भी संख्या हो जाएगी और जीरो की इधर में। ठीक है, बाईं ओर में -1 -2 -3 -4 इस तरह करके ये बढ़ती जाएंगे। ठीक है, तो इधर -1 से सभी इधर -2 -3 -4 -5 इधर ये अनंत तक ये ऋण पूर्णांक होंगी। और जीरो के बाद ठीक है दाहिने ओर 1 2 3 4 5 6 इधर में ये धन पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है, जिसे Z से सूचित करते हैं। ठीक है, Z जो है जेहलिन शब्द से लिया गया है, जो कि जर्मन का शब्द है। ठीक है, और इंटीजर एक इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं। संख्या पद्धति में ही आपको संख्या रेखा के विषय में भी पढ़ना है, जानना है। संख्या रेखा जिसे इंग्लिश में नंबर लाइन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो नंबर लाइन कहा जाता है। देखिए शून्य के बाद सभी ये धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बढ़ते जाएंगे अनंत तक। और शून्य के इधर में पहले -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह माइनस अनंत तक रहेंगे। ठीक है, शून्य के बाद की इधर वाली संख्या ठीक है दाहिनी ओर की संख्या धनात्मक संख्या होगी, और शून्य के पहले -1 -2 -3 -4 ये ऋणात्मक संख्या। ठीक है, तो आपको संख्या रेखा के विषय में भी थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं। आपको पहले बताया कि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। अब हमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के विषय में समझना है। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या, सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या को समझेंगे। तो वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q
शून्य के बराबर नहीं हो। ठीक है, शून्य के बराबर नहीं हो, जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्या p और q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक हो, और q मतलब नीचे वाला वो जीरो ना हो, जीरो के बराबर ना हो। ठीक है, और तथा इसका HCF, किसका, पी क्यू का HCF 1 आता है, तो हम समझेंगे कि वह एक परिमेय संख्या है। HCF जिसे हम महत्तम समावर्तक कहेंगे। उदाहरण के रूप में देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या में उदाहरण के रूप में क्या है, 1/2, 2/5, घटा 3/7, घटा 4/9, शून्य भी होगी। ठीक है, शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो ये नीचे में शून्य नहीं रहना चाहिए, ऊपर रहेगी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 0 शून्य भी एक परिमेय संख्या होगी। अब देखिए घटा 1, घटा 10, आप सोचिएगा कि ये बटा के रूप में क्यों नहीं है, तो हम इसे बटा के रूप में लिख सकते हैं। घटा 1 को हम यहाँ रेखा दे करके 1 उतार सकते हैं। यहाँ घटा 10 है, घटा 10 को भी हम रेखा लिख करके 1 लिख सकते हैं। तो ये p बटा q होगी ना, और दोनों p और q पूर्णांक होना चाहिए, और साथ साथ q शून्य के बराबर नहीं, मतलब q नीचे में 0 नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ एग्जाम्पल में और भी दिया गया, घटा 100, 12, 14, 999, इसे भी हम बटा 1 के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए p और q यहाँ दोनों पूर्णांक है। ठीक है, तो आदि। अब परिमेय संख्या के विषय में कुछ नोट करने वाली बात क्या है वो भी समझिए। परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, ठीक है, परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या का व्युत्क्रम जो होती है वो परिमेय संख्या होती है। इसका जो रेसिप्रोकल जो होगा वो परिमेय संख्या होगी। सिर्फ किसको, तो शून्य को छोड़ करके। ठीक है, शून्य को छोड़ करके परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय संख्या होता है, लेकिन उसमें शून्य नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए 1/2 है, तो 1/2 का जब हम व्युत्क्रम निकालेंगे ना, तो इसे हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 2/1 ये भी यहाँ परिमेय संख्या के ही रूप में है। या चलिए हम 3/5 लेते हैं, तो 3/5 का व्युत्क्रम करेंगे तो 5/3 होगी। देखिए 3/5 भी परिमेय संख्या है और 5/3 भी यहाँ परिमेय संख्या है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन, ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो परिमेय संख्या ही होती है। उदाहरण के रूप में देखिए यहाँ 1.25, 2.75, इसी तरह आप और भी लिख सकते हैं। तो जो दशमलव प्रसार शांत हो वो भी एक परिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, तो हम लोग परिमेय संख्या के विषय में समझ गए। अब हम लोग अपरिमेय संख्या के विषय में समझते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q शून्य के बराबर नहीं है। उदाहरण के रूप में यहाँ पर देखिए √2, √3, √15, पाई। ठीक है, 0.10, फिर यहाँ 2 तो 1 है, फिर यहाँ 0, यहाँ फिर 3 तो 1 है, फिर 0, यहाँ 4 तो, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, फिर यहाँ 5 तो। तो इस तरह की संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अब आप कहिए कि नहीं यहाँ √2 है, तो √2 को तो हम लिख ही सकते हैं, √2/1। ठीक है, तो देखिए √2/1 p/q। ठीक है, मान लीजिए √2 p/q, लेकिन यहाँ ये कंडीशन है कि p और q क्या हो, पूर्णांक हो। देखिए यहाँ पर p और q तो पूर्णांक हो जा रहा है, लेकिन √2 एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी जो है ना वो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या पर √अंडर लगा है तो वो समझेंगे कि वह अपरिमेय संख्या है। जैसे अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, तो 2 एक अभाज्य संख्या, इस पर √अंडर लगा देंगे तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 3 भी एक अभाज्य संख्या, इस पर √अंडर लगा देंगे, ये भी अपरिमेय संख्या होगी। 5 अभाज्य संख्या है, इस पर √अंडर लगा देंगे तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो √11 पर √अंडर लगा देंगे तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, आइए तो यहाँ तक आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अब हम लोग एक करके सवालों को बनाते हैं। यहाँ पर पहला नंबर का प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q शून्य के बराबर नहीं है? तो देखिए यहाँ पर लिखा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोला गया क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? ठीक है, तो देखिए तो हाँ इसे हम आराम से p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 0 बराबर हम 0/1,
0/2, 0/3 इस तरह करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 0 p के रूप में है और 3 q के रूप में। यहाँ 0 p के रूप में है, ये q के रूप में। तो हर एक में देखिए कि q जो है ना वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब नीचे वाला वो 0 के बराबर नहीं है। तो ये हमारा पहला नंबर का आंसर हो गया। अब हम लोग दूसरा नंबर के प्रश्न को बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ दूसरा नंबर का प्रश्न है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ 6 परिमेय संख्या क्या ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे 6 में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 6 में 1 जोड़ते हैं तो कितना मान आती है? 7 मान आती है। अब यहाँ पर देखिए हम 3 और 4 को लिखेंगे। पहले हम 3 को लिखते हैं और इधर में हम 4 को लिखेंगे। देखिए यहाँ जो 7 है ना, तो 7 से हमें गुना कर देना है और साथ ही साथ भाग भी कर देना है। ठीक है, 7 से, तो 3 गुना 7 बटा इधर 7 लिखेंगे। इधर भी उसी तरह करेंगे, गुना करेंगे 7 से और भाग भी कर देंगे। अब देखिए यहाँ 3 सत्ते 21 बटा 7 आया और यहाँ पर 4 सत्ते 28 बटा 7 आया। अब हमें क्या करना है, 3 के और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना था। तो लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। ठीक है, 6 को ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा गलत हो गया। तो देखिए बीच में बोला गया था यहाँ 21/7 और इधर 28/7 है ना, इसके बीच में हम 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 ये लिख सकते हैं। तो देखिए कितनी टे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। तो 3 और 4 के बीच में ये 6 परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल को बनाते हैं। 3 नंबर के प्रश्न में 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ जो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना, हम 5 लिखकर जोड़ 1 कर देंगे। ठीक है, 5 जोड़े कितनी होगी, तो ये 6 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ 3/5 और 4/5 के बीच में लिखना है। तो एक तरफ हम 3/5 लिखेंगे, दूसरी ओर 4/5। इसके बीच हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 5 जोड़े 1 बराबर 6 जो आया, तो हम ऊपर 6 से गुना करेंगे और नीचे भी 5 के साथ 6 को गुना करेंगे। उसी तरह से जिस तरह से यहाँ गुना किए उसी प्रकार से 4 के साथ 6 को गुना करेंगे, फिर यहाँ 5 के साथ भी 6 को गुना कर देना है। अब यहाँ 3 छक 18 बटा 5 छक 30 मान आया। उसी तरह से यहाँ 4 छक 24 बटा 5 छक 30। ठीक है, प्रश्नानुसार ठीक है, हम लिखेंगे कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। ठीक है, क्या क्या है, तो यहाँ 18/30 और 24/30 आया ना, तो इसके बीच में लिखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखिए ये 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल गया। अब हम लोग 4 नंबर के प्रश्न को बनाते हैं। 4 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 4 नंबर में यहाँ सत्य और असत्य बताना है और कारण के साथ। तो देखिए यहाँ लिखा है 4 नंबर में कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, कारण के साथ अपना उत्तर देना है। तो पहला नंबर में प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, हमें ये पता करना है। क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, हमें ये निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्या को n से डिनोट करते हैं। तो प्राकृत संख्या के अंतर्गत क्या क्या संख्या आएंगे, तो 1 2 3 4 गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या, डॉट 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 ये बढ़ते जाएंगे, ये प्राकृत संख्या होगी। अब हम लोग पूर्ण संख्या को लिखेंगे। पूर्ण संख्या को
W से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो शून्य के साथ गिनती की सभी संख्या प्राकृत संख्याओं को होती है। तो देखिए यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये डॉट 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 ये भी बढ़ती जाएंगी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर जितनी भी प्राकृत संख्या हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या ये पूर्ण संख्या में आ रही हैं? तो देखिए यहाँ प्राकृत संख्या यहाँ 1 है तो ये पूर्ण संख्या में 1 आ रही है। यहाँ 2 तो यहाँ पर भी 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4 तो इसमें भी 4 आ रहे। ठीक है, यहाँ 5 तो पूर्ण संख्या में भी 5 मान आ रहे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सत्य है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा नंबर के प्रश्न को बनाएंगे। ठीक है, दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। यहाँ प्रश्न है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब हमें ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग पूर्णांक जान लेते हैं। पूर्णांक में क्या क्या संख्या होगी। पूर्णांक को इंटीजर कहते हैं, इसे जेड से सूचित किया जाता है। ठीक है, जेड से सूचित किया जाता है। तो पूर्णांक के अंतर्गत देखिए हम पहले 0 लिख देते हैं, इधर में -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह बढ़ते जाएंगे, ये माइनस इन्फिनिटी तक। और 0 के बाद इधर 1, 2, 3, 4 ये प्लस इन्फिनिटी तक बढ़ जाएंगे। ये पूर्णांक संख्या होगी। अब एक पूर्ण संख्या होती है तो देखिए पूर्ण संख्या हम पहले भी बता चुके हैं, पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह करके बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ बताना है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए इधर में 0, 1 यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बढ़ते गए हैं तो इसमें आ जा रहे हैं ना। इधर भी 0, 1 यहाँ तो यहाँ भी 1, 2 है यहाँ भी 2। ठीक है, यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3। लेकिन अब इधर देखिए पूर्णांक में -3, -2, -1, -4, -5 भी आती है। ठीक है, तो ये -3, -2, -4, -5 ये पूर्णांक में आ जाती हैं। लेकिन ये पूर्ण संख्या के में -3, ठीक है, -3 ये नहीं आती है। ठीक है, तो ये देखिए ये पूर्णांक में तो -3 आ जाए लेकिन पूर्ण संख्या में -3 नहीं आ रही है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि नहीं ये असत्य है कि प्रत्येक पूर्णांक, ठीक है, एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है, नहीं होंगी। ठीक है, तो हम लोग 2 नंबर के सॉल्व कर लिए। अब 4 का 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 नंबर में यहाँ है प्रश्न कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, हमें ये पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या को समझ लेते हैं। परिमेय संख्या क्या क्या होंगी। ठीक है, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या जैसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हो और Q शून्य के बराबर ना हो और उसका महत्तम PQ का वो 1 हो। तो 2/3, 4/5 घटा 5/7 घटा 9/8 ये सभी परिमेय संख्या और भी हो जाएंगे। अब यहाँ पूर्ण संख्या को लिखते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह करके डॉट डॉट बढ़ते जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर माइनस वाली संख्या भी आ रही है। ठीक है, यहाँ माइनस वाली संख्या आ रही है लेकिन जबकि पूर्ण संख्या में माइनस संख्या नहीं आती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये असत्य है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 का कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।